दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के साथ दोबारा से जुड़ रही हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। आज जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये 11th क्लास की जो स्थानीय शासन की बुक है उसका एक चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। 11th क्लास के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, बल्कि ये यूपीएससी के लिए उससे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा ये टॉपिक ज़्यादातर आता रहता है उनके एग्जाम्स में, उनकी क्लास में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम आज समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी। देखो, आज है संडे और हम थोड़ा स्पेशल तरीके से इसको पढ़ेंगे, थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी मजाक, थोड़ी सी मस्ती, उसके साथ समझ लेंगे हम अपने चैप्टर को। ज़्यादा भारी ना लगे इसलिए मैंने ऐसा बोला है, क्योंकि हम इजी तरीके से चैप्टर को समझेंगे और इजी तरीके से ही इसके नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमेशा से मैंने यही बोला है कि जब भी हम चैप्टर का नाम एक बार रिवीज करें ना, नाम एक बार पढ़े, तो हमें ये देखना चाहिए कि चैप्टर के नाम में ही पूरा चैप्टर होता है। मान लो सत्ता की साझेदारी, अब आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो। सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी को इंग्लिश में बोलते हैं पावर शेयरिंग। अब आप समझ गए होंगे, पावर शेयरिंग का मतलब हो गया कि हमारे पास जो पावर है हम उसको शेयर कर रहे हैं, मतलब अपनी पावर का हम बंटवारा कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल समझ लो, हमारे पास एक बहुत सारी पावर है, अब हम उसका बंटवारा कर देंगे तो इससे तो हमारी पावर कम हो जाएगी। हमारे पास मान लो 100% की पावर है, अब उसको हम आधे 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 भागों में बांट रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, हमारी पावर कम हो रही है। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही है, पावर यहाँ पर बढ़ती नहीं है, वो घटती नहीं है, सॉरी बढ़ती है। वो कैसे, देखो, सत्ता की जो साझेदारी है ना, वो लोकतांत्रिक देश की रीढ़ की हड्डी माना गया है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में सत्ता की साझेदारी का होना ही एक बहुत बड़ा सबूत है कि हाँ, इस देश में सत्ता की साझेदारी है तो यह देश लोकतांत्रिक है। क्योंकि हमारे पास जो शक्तियां होती हैं, हम उन शक्तियों को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, तो टकराव, लड़ाई झगड़े थोड़ा कम होते हैं। वही एक लोकतांत्रिक देश को मैनेज करने में काम आता है। ओके, अब हम दूसरा इसमें देखते हैं कि अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको एक 10th क्लास का। एक 10th क्लास का मैं एक टीचर हूँ, मैं एक 10th क्लास की टीचर हूँ, ठीक है, और मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं। 50 बच्चों में से मैंने एक बच्चे को मॉनिटर बना दिया और मैंने सारी पावर उसे दे दी कि मैं अगर क्लास में नहीं रहूंगी तो तुम्हें पूरी क्लास मैनेज करनी है। अब इससे क्या होगा, इससे वो अकेले बच्चे के ऊपर सारे अधिकार आ गए। वो अकेला बच्चा कैसे मैनेज कर पाएगा, वो मैनेज नहीं कर पाएगा और बच्चों में आपस में लड़ाई होने लगेगी। तो इसीलिए जब मैं उनको बराबर बराबर बांट दूंगा, मतलब 5-6 बच्चों को मैं एक काम एक बच्चे को दे दूंगा कि कॉपी चेक करने का तुम्हारा काम है, कि यूनिफॉर्म चेक करने का तुम्हारा काम है, कि शूज चेक करने का तुम्हारा काम है, और बैग चेक करने का तुम्हारा काम है, और अटेंडेंस का तुम्हारा काम है। तो क्या होगा, इससे काम मैनेज भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। जब कोई चीज अच्छी तरीके से मैनेज हो जाती है बंटवारा कर कर, उसे ही हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ओके दोस्तों, तो आज का जो हमारा ये सेशन है, इसमें मैं आज क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ वो विषय हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगी, इसमें हम देखेंगे बेल्जियम की जाति संरचना, ठीक है, श्रीलंका की कहानी, श्रीलंका में बहु संघवाद, बेल्जियम की समझदारी, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है और सत्ता की साझेदारी के रूप। इनसे हमें सीखने, इन चीजों से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले जो मेरा बेल्जियम है वो यूरोप के महाद्वीप में होता है। जो बेल्जियम एक देश है वो यूरोप के महाद्वीप में स्थित है। यूरोप में एक महाद्वीप है, उसके अंदर बेल्जियम स्थित है, ठीक है। इसमें क्या, इसकी जो आबादी है ना 1 करोड़ है। जो बेल्जियम देश है उसकी आबादी 1 करोड़ से कहीं अधिक है, ठीक है। और इसमें क्या है, अब हम इसमें देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी। एक मिनट, कंफ्यूजन थोड़ी सी हो गई दोस्तों, चलते रहते हैं आगे हम। हाँ, हम
क्या पढ़ रहे हैं अभी? बेल्जियम। बेल्जियम की जो आबादी है वो 1 करोड़ से अधिक है। और इसमें क्या है, इसके पड़ोसी देश, बेल्जियम के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी और आदि इसके वो देश हैं। इसकी जो जातीय बनावट है ना, जातीय बनावट, बेल्जियम की जो जातीय बनावट है वो बहुत ही जटिल है। और वो जटिल क्यों बनाई गई है उसका भी एक रूप दिया गया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव है कौन सी भाषा का है? यहाँ पर फैमिलिश, डच भाषा। 59% लोग यहाँ पर डच भाषा बोलते हैं। कहाँ पर? बेल्जियम में। ठीक है, इसमें रहते हैं। यहाँ पर 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा ऊंचा प्रभाव हुआ डच भाषा का हो गया, उसके नीचे 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और उसमें से भी 1% लोग अफरीदी जर्मन लोग होते हैं और 1% लोग हमारे भारतीय तमिल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, बेल्जियम की जो राजधानी है बुलेस, बेल्जियम की राजधानी है बुलेस। अब क्या है, बुलेस में 80% लोग अफरीदी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, बेल्जियम की जो राजधानी है बुलेस, वहां पर 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। जबकि बेल्जियम में 80% लोग डच भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर इंटर हो गया ना कि अलग अलग चीज मैनेज हो गई। डच भाषा बोलने वाले लोग बेल्जियम में ज्यादा हो गए और बेल्जियम की जो राजधानी है बुलेस, वहां पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले ज्यादा हो गए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा नीचा पड़ाव हो गया। अब इसको कैसे मैनेज करना है वो बेल्जियम के ऊपर डिपेंड करता है। तभी तो बेल्जियम ने जो जातीय बनावट बनाई वो बहुत ही जटिल बनाई, ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, अब क्या है, 20 अफरीदी लोग डच भाषा, यहाँ पर थोड़े लोग हैं जो डच भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग ज्यादातर पढ़े लिखे होते हैं। इसलिए एक और बात आ गई, यहाँ पर जो फ्रेंच भाषी लोग हैं ना, 20% यहाँ पर फ्रेंच भाषी लोग हैं, वो क्या हैं, वो एक तो ताकतवर है, दूसरे यहाँ पर वो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो ताकतवर तो हैं, जब यहाँ पर जातीय बनावट बहुत ही जटिल है तो ताकतवर भी होगी। अब देखो, श्रीलंका ने समझदारी निभाई। वो कैसे? श्रीलंका की बहुत ही कंडीशन ऐसी है कि सॉरी, श्रीलंका कह रही हूँ, बेल्जियम की हम बात कर रहे थे। बेल्जियम ने बहुत ज्यादा समझदारी दिखाई। वो कैसे दिखाई? वो ऐसे दिखाई कि वहां पर डच भाषा बोलने वाले लोग और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादातर हैं। तो उन दोनों में क्या करा, उसने डिफरेंट नहीं रखा, दोनों को अलग अलग पद पे नहीं रखा। उसने क्या करा, दोनों भाषाओं के लोगों को बराबर भागों में रखा और उनको बराबर अधिकार प्राप्त किए और बराबर समानताएं दी। ठीक है, अब इसके आगे हम और देख लेते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। ठीक है, इसमें क्या था, देखो, बेल्जियम को समझ आ रहा था कि भाषा के लेकर उनके बीच तनाव आ रहा है। समझ तो आ ही रहा था बेल्जियम को। अब देखो, इतना डिफरेंस जब होगा, बेल्जियम की जो राजधानी है ब्यूलिस, उसमें तो ज्यादातर लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और बेल्जियम में डच भाषा बोलते हैं, और कुछ डच बोलते हैं, कुछ फ्रेंच बोलते हैं। तो ये क्या था, एक टकराव का कारण था। अगर बेल्जियम एक पद को, एक भाषा को सामान्य भाषा बना देता तो वहां पर लड़ाई झगड़े तनाव बढ़ जाते। पर बेल्जियम ने यहाँ पर समझदारी दिखाई और सत्ता का जो बंटवारा किया वो 4 अलग अलग भागों में कर दिया। बेल्जियम ने सत्ता का बंटवारा किया 4 अलग अलग भागों में, और वो 4 जो अलग अलग भाग थे उनमें क्या किया उसने, ये जो था उसने पहली बात तो 4 बार संशोधन किया अपने संविधान में। 1970 से 1993 तक उसने 4 बार संशोधन किया और बहुत ही समझदारी से डिसीजन लिया कि हमें यहाँ पर जो चीज करनी चाहिए वो हमें बराबर भागों में करनी पड़ेगी, तभी हमारा जो ये बेल्जियम देश है वो एक तांत्रिक होकर आगे बढ़ेगा, तभी चल सकेगा। तो सबसे पहले क्या किया इसने, सबसे पहले केंद्र सरकार जो पूरे केंद्र का केंद्रित देखेगी, दूसरा क्षेत्रीय सरकार जो एक क्षेत्र को देखेगी, ठीक है, तीसरा क्या कर दिया इन्होंने, समुदाय सरकार, चौथा क्या कर दिया, बुलिस की सरकार। अब इन्होंने 4 भागों में
तीन तो इन्होंने अलग कर दिए, केंद्रीय, क्षेत्रीय और सामुदायिक। और एक ब्यूलिस की भी कर दी, बुलसर की भी कर दी। बुलसर क्या थी? बेल्जियम की राजधानी है। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ पर आम पार्टी है, ऐसे ही वहां पर उसने अलग सरकार बना दी। तो इससे क्या हुआ, इसमें केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषीय मंत्रियों की संख्या को समान रखा। वेरी गुड, इसने बहुत अच्छा किया। इसने क्या किया, डच भाषा और फ्रेंच भाषा दोनों को समान देते हुए दोनों के जो मंत्री थे उनको एक समान पद पर रखा। दोनों की भाषाओं को इक्वल रखा, किसी की भाषाओं को अप डाउन नहीं होने दिया। इससे क्या हुआ, इसने क्या है, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच दोनों को मान लिया और दोनों को मान्यता दे दी। बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि सबसे ज्यादा डच भाषा के लोग पर थे और दोनों को जब बराबर रखा गया तो दोनों के बीच थोड़े थोड़े तनाव कम होने लगे, लड़ाइयाँ कम हुई, तनाव कम हुए और लोगों के बीच एक सामुदायिक जो समूह के रूप में संबंध होते हैं वो अच्छे बने। ठीक है, वो अच्छे बने। इसने तो बहुत अच्छा किया, बेल्जियम ने बहुत अच्छा किया। समुदाय स्तर पे बांट दिया और क्षेत्रीय स्तर पे बांट दिया और केंद्रीय, सब अपने अपने स्तर पर काम करने लगे। और बुलिस, बेल्जियम की राजधानी बुलिस की अपनी एक अलग सत्ता बना दी, वहां पर अपनी एक स्वतंत्र रूप से वो प्रकट हो गया। तो इससे एक बहुत अच्छा था, जो मैनेज करने वाली चीज थी वो बेल्जियम ने दिखा दी। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी श्रीलंका की कहानी की। श्रीलंका की जो आबादी है ना वो 2 करोड़ है। श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ है। ठीक है, यहाँ पर सबसे प्रमुख सामाजिक भाषा सेहलिया का जो रूप है, अफरीदी लोग यहाँ पर रहते हैं और सेहलिया भाषा बोलते हैं 74% लोग। ठीक है, बचे 18% लोग तमिल बोलते हैं और उसमें भी 2% लोग तमिल और 2% लोग श्रीलंकाई तमिल होते हैं और भारतीय 5% लोग भारतीय तमिल होते हैं। इसमें क्या हुआ, सबसे ज्यादा सहेल्य भाषा बोली जाती है, तो श्रीलंका ने क्या कर दिया, उसमें तमिल भी लोग बोलते थे, आधे लोग तमिल भाषा बोलते थे और आधे से ज्यादा लोग सहेल्य भाषा बोलते थे। इसमें क्या किया उन्होंने, इसमें ज्यादातर ईसाई तमिल लोग थे जो दोनों भाषाएं बोलते थे। यहाँ की भाषाएं बहुत ही जटिल थी। जटिल तो होंगी भाई, देखो बेल्जियम ने तो इतनी समझदारी दिखाई, लेकिन श्रीलंका ने यहाँ पर क्या करा, समझदारी नहीं दिखाई। उसने यहाँ पर क्या करा, उसने एक गड़बड़ कर दी। वो कैसे की, उसने ये गड़बड़ कर दी कि उसने एक भाषाओं को, सहेल्य जो भाषा थी, एक भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा बना दिया। एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना दिया, उन्होंने सहेलियों को पूरा अधिकार दे दिया कि ये हमारी राष्ट्रीय भाषा है। और इसमें क्या हुआ, उसने सिर्फ भाषाओं को नहीं, यूनिवर्सिटी, सरकारी नौकरियों में सबसे ऊंचा पद सहेल्य भाषा बोलने वाले लोगों को रखा। अब यहाँ क्या हुआ, तमिल और सहेल्य दोनों में टकराव होने लगा, दोनों भाषाओं के लोगों में टकराव होने लगा आपस में। अब टकराव तो हो गई भाई, जब ऐसा काम होगा तो टकराव तो हो गई। अब दोनों भाषाओं में टकराव होने लगा, तो सहेल्य भाषी जो लोग थे उनको तो ऊंचा पद मिल ही रहा था। तमिल भाषाई जो लोग थे वो क्या थे, वो अपनी मांग करने लगे। अब उनकी मांगे क्या थी वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बार रीड कर देती हूँ। फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा, एक मिनट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ, चलो मैं ऐसे ही बता देती हूँ, शायद नोट करना भूल गई हूँ। तो इसमें क्या था, उनकी क्या मांग थी, वो ये कहने लगे कि सहेल्य भाषाओं के लोग क्या ज्यादा वो हैं, ज्यादा शक्तिशाली हैं, हम क्या गरीब हैं, हम क्या शक्तिशाली नहीं है। तो उन्होंने आवाज उठाई कि हमें भी अधिकार चाहिए, हमें भी स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए और हमें भी यूनिवर्सिटी, सरकारी नौकरियों में समान अधिकार चाहिए। तो वो लोग क्या करने लगे, वो लोग अपना स्वतंत्र देश बनाने के लिए मांग करने लगे। वो लोग कहने लगे कि मुझे अपना स्वतंत्र देश बनाना है और मैं अपना बनाऊंगा, और वो इस चीज को लेकर लड़ाई और मांग करने लगे। ठीक है, देश में भारत दक्षिण जट तक कुछ किलोमीटर थे। अब देखो, श्रीलंका ने तो इतनी बड़ी कर ही दिया, उन्होंने वाद विवाद तो करवा ही दिया, उन्होंने तमिल को अलग कर दिया और सहेली भाषा के लोगों को अलग कर दिया। अब क्या हुआ, तमिल भाषा जो लोग थे वो खिलाफ हो गए और वो अपना राज्य बनाने की कोशिश करने लगे। वो कहने लगे हमें अपना स्वतंत्र राज्य चाहिए, हम अपना राज्य बनाएंगे, अपनी भाषाओं को मानेंगे और अपनी भाषाओं को समझेंगे।
अब ये गलती किसने करी? ये करी श्रीलंका ने। तो आप समझ सकते हैं कि बेल्जियम सत्ता की साझेदारी एकदम गुड था, श्रीलंका ने सत्ता की साझेदारी नहीं की, तो वहां पर तनाव बढ़ते रहे और वहां पर क्या था, वो विकासशील नहीं हो पा रहे थे। जब तनाव, लड़ाई झगड़े यही होते रहेंगे तो क्या होगा, वो एक जगह सिमट कर रह जाएंगे, गृह युद्ध होने लगे, मतलब अंदर ही अंदर श्रीलंका के अंदर ही अंदर युद्ध होने लगे, आपस में तनाव होने लगे। तो इससे वहां पर कोई ज्यादा बेरोजगारी भी बढ़ने लगी, न ज्यादा विकसित लोग हुए और न ज्यादा कुछ आगे बढ़ पाए। ठीक है, अब इसमें आता है श्रीलंका का बहुसंघवाद। इसको मैंने बताया था, इसको भी समझेंगे। बहुसंघवाद का मानना है कि अगर कोई समुदाय है तो उसे मन चाहे ढंग से देश का शासन करना चाहा और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदायों की आवश्यकताओं की इच्छाओं का अभिनंदन कर रहे हैं। मतलब कि बहुसंख्या, एक संख्या में, सहेली भाषा को आप समझ गए कि बहुत सारे सहेली, मतलब 74% सहेली भाषी लोग हैं। अब क्या है, उन्होंने एक अपना बहुसंख्य देश बना लिया। तो वो जो 80%, वो जो 40%, 20% जो तमिल भाषाई लोग थे वो तो बिच गए ना, बिच गए। उनके जब जो समूह भारी हो गया तो उन्होंने अपना राज चला लिया और जो नीचे रह गए वो तमिल भाषी लोग रह गए। अब भाई वो कुछ ना कुछ तो आवाज उठाएंगे ही ना। तो यही हमारी बहु श्रीलंका में समझाया गया है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा और पढ़ लेते हैं हम। अब क्या है, सरकार की अनेक शक्तियां 2 लाखों से क्षेत्र में, क्षेत्रीय सरकार, सामुदायिक सरकार और बेल्जियम सरकार, ये किस में आ जाता है? ये मैंने जो आपको पढ़ाया था ना, बेल्जियम। तो बेल्जियम का एक बार समझ लेती हूँ। क्षेत्रीय सरकार राज्य की सरकार होती है जो राज्य की शक्ति को क्षेत्र देखती है। क्षेत्रीय सरकार राज्य की सरकार होती है तो राज्य की शक्ति को देखती है। सामुदायिक सरकार डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के द्वारा चुनी गई संस्कृति और प्रकृति की जो चीजें होती है उनको देखती है। बेल्सर जो होती है बेल्जियम की राजधानी है, जिसमें एक अलग सरकार, इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधि। अब हम बात करेंगे श्रीलंका की, तो हम पढ़ चुके हैं, इनकी मांगे भी हमने पढ़ ली, क्या क्या मांगे थी। अब हम पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। देखो, आप लोगों को एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सा श्रीलंका का दिया, थोड़ा सा बेल्जियम का दिया। बेल्जियम ने समझदारी बहुत अच्छी दिखाई, श्रीलंका ने ना समझदारी दिखाई। श्रीलंका ने तनाव को और बढ़ा लिया और बेल्जियम ने तनाव को कम कर लिया। जब हम दो भाषाई जब लोग रहते हैं तो उनको इक्वल रखना बहुत जरूरी है। अगर एक को ऊपर एक को नीचे रखेंगे तो तनाव तो बढ़ेंगे, लड़ाइयां तो होंगी। तो इसीलिए लोकतांत्रिक जो देश है उसकी रीढ़ की हड्डी माना गया है सत्ता की साझेदारी को। जब तक हम बंटवारा नहीं करेंगे, आपस में लोगों को इक्वल नहीं रखेंगे, एकत्रित रखने के लिए इक्वालिटी बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें सत्ता की साझेदारी बहुत ही जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का आदेश कम हो जाता है। सत्ता की साझेदारी से विभिन्न जो समूह हैं उनके बीच जो आदेश है, उनके जो टकराव है वो थोड़े से कम हो जाते हैं। अब उदाहरण, जब समाज में सबको बराबर दर्जा दिया जाएगा तभी तो एकत्रित रहेंगे लोग। जब समाज में लोगों को बराबर दर्जा दिया जाएगा तभी तो एकत्रित रहेंगे लोग। और जब बराबर दर्जा दिया जाएगा तो उसके लिए बंटवारा होना बहुत जरूरी है। जब तक सत्ता का बंटवारा नहीं होगा, जब तक लोगों को एक रूप में नहीं समझा जाएगा। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। जहाँ पर सत्ता की साझेदारी है वहाँ पर लोकतंत्र की एक आत्मा है। एक आत्मा के रूप में देखो, अलग अलग देश में, हमारे भारत देश में ही देख लो कितने भाषाई लोग रहते हैं, लेकिन हमारे भारत देश में कभी भी एक लोकतांत्रिक देश माना जाता है, लेकिन कभी भी एक भाषा, एक राष्ट्रीय भाषा कभी नहीं माना गया। जैसे हिंदी ज्यादा बोलते हैं लोग, तो हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को एकमात्र भाषाई, राष्ट्रीय भाषाई तो बनाया ही नहीं गया। उन्हें तो बोला ही नहीं गया कि तुम भाई, तुम्हारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और राष्ट्रीय बोले, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, इक्वालिटी है।
यहाँ पर भारत में इक्वालिटी है, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं और अलग अलग जो भाषाएं हैं वो बराबर रूप में रखी गई हैं। जिसको हिंदी बोलनी आती है वो हिंदी बोलता है, जिसे तमिल बोलनी आती है वो तमिल बोल गया है। और यहाँ पर एक चीज और रखी गई है, जो लोग होते हैं, जो पिछड़े बल के लोग होते हैं, बिछड़े लोग होते हैं, उनको भी आगे बढ़ाया जाता है। उनको आगे बढ़ाने के लिए भी कई सारे कार्य किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी कितनी जरूरी है। अब क्या है इसमें, लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के बीच में बेहतर काम करते हैं वही लोकतांत्रिक देश कहलाता है। तो हमने ये तो देख लिया कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी बहुत ही जरूरी है और वो इसलिए है, एक देश को चलाने के लिए, एक शासन को चलाने के लिए, एक हमारा जो राष्ट्र है उसको चलाने के लिए बंटवारा होना बहुत जरूरी है। जब हम चीजों का बंटवारा करते हैं रूप में, जब चीजों का बंटवारा करते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। जब मेरे पास पावर है पूरे देश को संभालने की, अब मैं अकेली तो नहीं संभाल सकती। अब मैं कहाँ कहाँ देखूंगी, अपने एक राष्ट्र में देखूंगी या अनेक क्षेत्रों में जा कर देखूंगी, नहीं कर सकती। तो इसलिए पावर को आधा आधा बांट दिया गया है कि आधी पावर इसे, आधी पावर इसे, आधी पावर इसे, आधा कार्य ये करेगा, आधा कार्य ये करेगा, आधा कार्य ये करेगा। जब लोग आधा आधा कार्य करेंगे तो उससे क्या होगा, इक्वालिटी बहुत ही ज्यादा लेवल पर, अच्छे लेवल पर काम करेगी और इससे क्या रहेगा, देश की जो एकता है वो बनी रहेगी। और उसे बनने का जो कार्य है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी सत्ता की साझेदारी। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एक देश को चलाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हमारे देश में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते हैं तो उनकी चीजों को समझने के लिए हमें उन सबको इक्वल रखना होता है। अगर हम एक भाषाओं के लोग को आगे बढ़ा देंगे, कहेंगे कि तुम तमिल अच्छा बोलते हो तो तुम्हारी राष्ट्रीय भाषा तुम्हारी बना दी, तमिल भाषा ही बोली जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए सबको बराबर का हिस्सा दिया गया है, इसीलिए कहा गया है कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, सत्ता की साझेदारी के रूप, कि इनके क्या क्या रूप है। क्षेत्रीय विवरण, इसमें शासन होता है जिसमें हम अलग अलग अंकों में बंटवारा, इसमें एक ही लेबल पर बंटवारा किया जाता है। देखो, एक शासन होता है जिसमें हम अलग अलग रूप में बंटवारा कर देते हैं, लेकिन सत्ता की जो साझेदारी होती है, इसका जो रूप होता है ना, वो एक ही रूप में बंटवारा किया जाता है। एक रूप है, उसके आकार में हमने बंटवारा कर दिया कि इस क्षेत्र में तुम्हें काम करना है, इस क्षेत्र में तुम्हें देखना है, इस क्षेत्र की रिपोर्ट तुम्हें बनानी है। अलग अलग हमने बंटवारा कर दिया, पर किया हमने एक ही रूप में, क्योंकि जो केंद्र सरकार होगी, जो न्याय सरकार होगी, वो क्या करेगी, वो जज करेगी कि वो जो कार्य कर रहा है वो सही कर रहा है। वो जो कार्य कर, मतलब एक दूसरे की कमियों को पकड़ने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए। अब हम एक ही सत्ता को, मतलब एक ही ज्यादा पावर एक ही व्यक्ति को दे देंगे, एक ही सत्ता को दे देंगे, तो उससे क्या रहेगा, एक सत्ता पावरफुल हो जाएगी, बाकी सत्ताएं कम हो जाएंगी। तो इसलिए और जो शासन है उनको भी पावर दी गई है कि तुम चेक करते रहो कि कोई गलत तो नहीं कर रहा। अब क्या है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिका। विधायिका जो कार्य होते हैं, कानून बनाती है, लागू करती है। कार्यपालिका उन पर कार्य करती है और न्यायपालिका न्याय करती है। कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों जो कार्य कर रही हैं उनका कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, कोई उनके साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है कार्यों के साथ, तो वो जो देखती है वो न्यायपालिका देखती है। इस तरीके से इनको कार्य में आगे बढ़ाया गया है। अब हम एक देखो, संघ सरकार, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों को मसलने के लिए भाषाई भाषा पर, धर्म पर, जाति पर हम बंटवारा कर सकते हैं। पर एक संघ का मतलब होता है कई सारे देशों का, कई सारी सत्ताओं के देशों का एकत्रित होना हमारा संघ कहलाता है। अब हम क्या करते हैं, देखो, जब एक संघ होता है, संघ का मतलब ही यह है कि साथ में रहकर काम करना, बट उनकी जो पावर होती है ना वो अलग अलग लेवल पर होती है और वो अलग अलग ही होती है।
बट एक संघ के रूप में जब हम कार्य करते हैं तो वो कार्य हमारा आसान हो जाता है, एक इजी तरीके से हम कार्य कर सकते हैं, तो उसे ही हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अब देखो, बेल्जियम का मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो बहुत अच्छा दिया, थोड़ी सी मैंने श्रीलंका की कहानी का भी बता दिया आपको, और क्यों जरूरी है सत्ता ये भी समझा दिया, क्या रूप है उनके ये भी समझा दिया। उम्मीद है कि आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, और सत्ता की साझेदारी का होना ही देश के लिए बहुत जरूरी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं एक घर की अपने पूरे घर की ऑनर हूँ, मैं पूरा घर देखती हूँ, मेरे ऊपर जितनी भी मनी आती है सारी मेरे पास आती है। अब क्या है, मैं पूरे घर को अकेले तो मैनेज नहीं कर पाऊंगी, पूरे घर की चीजें में क्या खरीदना है, किचन का सामान क्या खरीदना है, बाहर का सामान क्या खरीदना है, मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं कुछ पैसे जो किचन में काम करते हैं उनको दूंगी, कुछ पैसे जो बाहर से सब्जियां लाते हैं उनको दूंगी, और कुछ पैसे दूसरे व्यक्ति को दूंगी जो प्रेस वगैरह कपड़े वगैरह का काम देखता है। तो मैं क्या करूंगी, वो थोड़ा थोड़ा चीजें, थोड़े थोड़े पैसे बांट दूंगी, उससे क्या रहेगा, काम मैनेज हो जाएगा और इक्वल तरीके से हो भी जाएगा। एक अकेला पर्सन नहीं कर पाता, बट हम जब बांट के चीजों को बांट कर और एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो बहुत जल्दी कार्य भी हो जाता है। और इससे ऐसा ही नहीं है कि पावर खत्म हो जाती है, इससे पावर बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग से पावर कम नहीं होती, पावर शेयरिंग से पावर बढ़ती है और काम भी इक्वल रूप में हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से सत्ता की साझेदारी समझ आ गया होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक गुजारिश ये करूंगी कि आप लोग पूरी वीडियो को एंड तक देखें। ओके दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद।